नमस्कार दोस्तों, हमारी सेंट्रल कैबिनेट ने नेशनल हायर एजुकेशन बिल 2020 को मंजूरी दे दी है और इसी के आधार पर भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को तय किया जाएगा। यह बिल अब संसद में जाएगा, वहां इस पर चर्चा होगी, वोटिंग होगी और उसके बाद यह एक्ट में बदल जाएगा। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने अंतिम शिक्षा नीति बनाई थी। उसके लगभग 34 साल के बाद भारत ने दोबारा शिक्षा नीति बनाई है। लगभग 3 दशक से हमारी शिक्षा नीति में कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। तो सबसे पहले बात आती है कि हमें नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो देखिए, वर्तमान सरकार का यह कहना है कि अगर भारत को एजुकेशन का सुपर पावर बनना है तो उसे अपनी एजुकेशन सिस्टम में बड़े परिवर्तन करने होंगे और रिसर्च और इनोवेशन का हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा रोल होना चाहिए और नई शिक्षा नीति में रिसर्च एंड इनोवेशन पर बड़ा ध्यान दिया गया है। जी हां, आज के इस वीडियो में मैं आपको नई शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में एक एक करके बताऊंगा और चाहे वो बच्चा अभी अपनी नर्सरी की प्री स्कूलिंग कर रहा हो या कोई रिसर्च स्कॉलर हो, हर व्यक्ति के लिए ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। जो पहला बड़ा परिवर्तन किया गया है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, यानी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। हमारे वर्तमान जो MHRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, अब वो भारत के नए शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा इतिहास की बात करूं तो आजादी से लेकर 1985 तक यह शिक्षा मंत्रालय ही होता था, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने 1986 में जो शिक्षा नीति लेकर आई गई उसके अंदर इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर दिया। इसके पीछे आर्ग्यूमेंट यह दिया जाता है कि हमारे जो मूल्य हैं भारतीय संस्कृति के, उनके अनुसार मानव को एक संसाधन नहीं समझा जा सकता और इसीलिए इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। दूसरा, अगर हम बात करें तो एजुकेशन के ऊपर सरकार ने जो है बजट उसको भी बढ़ाया है। जहां पहले हमारी GDP का लगभग 4.3% के आसपास शिक्षा पर खर्च किया जाता था, अब इसको बढ़ाकर लगभग 6% कर दिया गया है, यानी कि शिक्षा पर पहले से अधिक जो है खर्चा करेगी सरकार। वर्तमान शिक्षा नीति के अंदर सरकार ने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया है। पहली बात, शिक्षा समग्र हो, शिक्षा व्यक्तित्व का विकास करने वाली होनी चाहिए और शिक्षा मल्टी डायमेंशन यानी कि बहुआयामी होनी चाहिए। यहां पर बेसिक एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन को, पूरे सिस्टम को एक साथ चेंज किया गया है। तो हम सबसे पहले बेसिक एजुकेशन से शुरुआत करेंगे और हम हायर एजुकेशन तक जाएंगे। 10+2 यानी कि 10+2 फॉर्मेट को समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर नया फॉर्मेट जो है लागू किया गया है 5+3+3+4 और इसके जो 4 स्तर हैं, इन 4 स्तरों के लिए, लेवल्स के लिए अलग अलग जो है मानक बनाए गए हैं। अगर मैं पहले स्तर की बात करूं जिसमें 5 है, यानी कि 5 वर्षों तक बच्चा अपना बेसिक एजुकेशन ग्रहण करता है, जहां पर वो नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड क्लास में इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहां पर पहली बार जो है बच्चा वो शिक्षा के प्रति जागरूक होता है, यानी कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा वो शिक्षा की जागरूकता पर ध्यान दिया जाएगा। बच्चे को खेल के माध्यम से जो है ज़्यादातर सिखाया जाएगा। NCERT इसके लिए नए मानक बना रही है और यहाँ पर केवल टीचर्स के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी मानक बनाए जाएंगे, क्योंकि जब बच्चा पहली बार शिक्षा के प्रति जागरूक होता है, शिक्षा एजुकेशन से उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो केवल स्कूल में ही नहीं, घर पर भी अभिभावकों की भी जिम्मेवारी बनती है। तो इस बार जो NCERT मॉड्यूल डिसाइड करेगा या सिलेबस डिसाइड करेगा, उसमें वो जो मानक बनाएगा, जो लेवल बनाएगा, वो टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी बनाया जाएगा। इसके बाद जो दूसरा अगर मैं चरण की बात करूं वो 3rd, 4th और 5th क्लास का, यानी कि तीसरी से लेकर 5वीं तक। यहाँ पर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, मैच्योर होता है, हालांकि पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं होता, लेकिन बच्चा पहले की तुलना में थोड़ा सा उसके अंदर मैच्योरिटी आती है। यहाँ पर पहली बार बच्चे को विषयों के प्रति जागरूक किया जाएगा, सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जैसे गणित है, विज्ञान है, आपका जो है सोशल साइंस के जो हैं विषय हैं, अंग्रेजी है। इस प्रकार से अलग अलग विषयों के जानकारी जो पहली बार बच्चे को मिलेगी वो मिलेगी आपके तीसरी, चौथी और 5वीं के लेवल पर। इसके बाद तीसरे अगर चरण की तरफ बढ़ें तो 6ठी से लेकर 8वीं तक का चरण जो होगा 6th, 7th और 8th क्लास में, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर पहली बात तो 6th, 7th, 8th क्लास में बच्चे को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी।
जैसे चाइना वगैरह देशों के अंदर 6-7 क्लास में कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाती है ताकि बच्चा वहीं पर जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वेब एप्लीकेशन बना सके। तो कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी, कंप्यूटर लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, यानी कि 6, 7, 8 क्लास से ही वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चे की शुरू हो जाएगी। वोकेशनल शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें चौथे चरण में 9th, 10th, 11th और 12th का, यहां पर बच्चे को विषयों की जो है समझ गहराई से दी जाएगी, यानी कि डीप नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स। 11th, 12th के अंदर जो स्ट्रीम सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब ये बाध्यता नहीं होगी कि किसी को आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है, इसकी बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। साइंस और आर्ट्स के विद्यार्थियों के बीच में जो पहले द्वंद्व रहता था और एक अंतराल रहता था, वो अब इससे समाप्त हो जाएगा। बच्चा अपने रुचिकर विषय पढ़ सकता है। अगर कोई बच्चा मान लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो जी हाँ, अब बिल्कुल पढ़ सकता है। कोई बच्चा अगर पॉलिटिकल साइंस के साथ बायोलॉजी पढ़ना चाहता है तो जी हाँ, वो बिल्कुल पढ़ सकता है। यानी कि बच्चा अपने रुचिकर विषयों को यहाँ पर पढ़ सकता है। स्ट्रीम सिस्टम को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। तो ये जो है आप लोगों की पहले बेसिक एजुकेशन हुई, यानी कि 0 से लेकर 12वीं क्लास तक की। अब जब बच्चा 10+2 को पास कर लेगा, +2 12वीं के बाद आगे क्या करेगा, तो अब वो पहुंचेगा कॉलेज में। यहां पर मैं आपको सबसे पहला बिंदु बताऊं कि आमतौर पर होता क्या है, आजकल हमारे बच्चों के ऊपर प्रेशर रहता है कि आप 95% मार्क्स लाएं, 96% मार्क्स लाएं, 98% मार्क्स लाएं। क्यों? ताकि आपके अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भविष्य में जाकर एडमिशन हो चुके, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन हो सके। तो यहाँ पर इस अंतराल को ख़त्म करने के लिए अब एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट सरकार के द्वारा कराया जाएगा, जो कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑर्गेनाइज करवाएगा। इस टेस्ट का लाभ क्या होगा कि अगर जो बच्चा अपने एकेडमिक्स में या +2 के लेवल पर कम नंबर लेकर आया, अब उसको भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। इस एनटीए के टेस्ट के माध्यम से उसको हायर एजुकेशन के अंदर एडमिशन मिलेगा। उसके +2 के मार्क्स प्लस एनटीए का जो स्कोर है, दोनों को जोड़ा जाएगा और उसके बाद उसको कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन दिया जाएगा। यानी कि जो पहले केवल और केवल एकेडमिक्स के बेसिस पर एडमिशन होता था, अब उसको समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब कम नंबर और अधिक नंबर लेने वाला बच्चा दोनों एक ही लेवल या एक ही स्तर पर आ जाएगा। तो ये एक बड़ा ही अच्छा परिवर्तन यहां पर किया गया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे कॉलेज के अंदर क्या परिवर्तन किए गए हैं। ग्रेजुएशन लेवल के अंदर एक बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम को लागू किया गया है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम क्या है, इसको ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए आपकी रुचि बीटेक करने में थी, पहले आपने बीटेक के अंदर एडमिशन ले लिया, लेकिन 1 साल बाद आपको लगा कि मुझे बीटेक समझ में नहीं आ रहा है या मैं बीटेक नहीं करना चाहता, मेरे को तो बीएससी करना था। तो आपने 1 साल बाद बीटेक छोड़ दिया। पहले की शिक्षा प्रणाली में यहां पर आपका 1 साल समाप्त हो जाता, खत्म हो जाता, यानी कि बेकार हो जाता, आपको उसका कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपने अगर 1 साल बीटेक करके छोड़ दिया है तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 2 साल बीटेक करके छोड़ा तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आपने 3 साल कर दिया तो आपकी डिग्री पूरी हो ही जाएगी। यानी कि आपने अगर कोई कोर्स 1 साल भी किया है वो भी आपका बेकार नहीं जाएगा। यहां पर मैंने उदाहरण बीटेक का दिया, आप कोई भी कोर्स में ऐसा कर सकते हैं। यानी कि अगर 1 साल अगर कोई कोर्स आप करके छोड़ते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट, 2 साल अगर कोई कोर्स करके छोड़ते हैं तो उसका डिप्लोमा, और 3 साल में आपकी डिग्री पूरी होगी। यानी कि किसी भी प्रकार की शिक्षा आपकी अब बेकार नहीं जाएगी। आगे जब आप जॉब वगैरह के लिए जाएंगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि जो ग्रेजुएशन है उसके लेवल पर भी थोड़ा जो है चेंज किया गया है। ग्रेजुएशन 2 प्रकार की कर दी गई है। अब एक ग्रेजुएशन आपकी 3 वर्ष की होगी, एक ग्रेजुएशन 4 वर्ष की होगी। ग्रेजुएशन वही रहेगी, लेकिन अंतर क्या है, अगर कोई भी बच्चा नौकरी के पर्सपेक्टिव से, जॉब के पर्सपेक्टिव से अगर ग्रेजुएशन करना चाहता है तो उसकी ग्रेजुएशन होगी 3 वर्ष की। अगर कोई बच्चा आगे जाके रिसर्च करना चाहता है कि कल को मैं जाकर पीएचडी वगैरह करूं, तो उसके लिए ग्रेजुएशन होगी 4 वर्ष की। यानी कि उसको उस विषय की और डीप नॉलेज दी जाएगी। तो ग्रेजुएशन अगर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो 3 वर्ष की होगी, अगर आप रिसर्च के अंदर जाना चाहते हैं तो 4 वर्ष की होगी। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूं, एमए की बात करूं, वो 1 वर्ष की हो गई है। और एमए के बाद अब आपको
एमफिल करने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप एमए के बाद एमफिल करते थे, लेकिन एमफिल करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब आप सीधा पीएचडी कर सकते हैं, यानी कि एमए के बाद आप सीधा पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अभी तक के वीडियो में मैंने आपको इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझाया है। अब कुछ इसके की पॉइंट्स की मैं बात करता हूं। सबसे पहला जो इसके अंदर पॉइंट एक लिया गया है वो ये लिया गया है कि पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, किसी भी स्टेट के अंदर हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, हरियाणा हो, बिहार हो, राजस्थान हो, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक मानक होंगे और एक ही सिलेबस होगा। ये नहीं है कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग सिलेबस पढ़ाया जाएगा, यानी कि एक राष्ट्र एक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। पूरे भारत की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर सेम सिलेबस होगा, सेम स्टैंडर्ड होंगे और सेम मानक होंगे। नंबर 2, 5वीं तक की शिक्षा अब मातृभाषा में ली जा सकेगी, यानी कि मैकाले शिक्षा पद्धति को समाप्त कर दिया गया है, जिसमें इंग्लिश की बाध्यता दी गई थी। यानी कि अब अंग्रेजी या इंग्लिश केवल एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा, ना कि मीडियम के रूप में। अब इंग्लिश मीडियम की कोई बाध्यता नहीं रहेगी, आप अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हो। यहाँ पर मातृभाषा का मतलब केवल हिंदी नहीं है। अगर आप संस्कृत में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्कृत में, आप तमिल में प्राप्त करना चाहते हैं तमिल में कर सकते हैं, आप गुजराती में प्राप्त करना चाहते हैं गुजराती में कर सकते हैं, आप हिंदी में प्राप्त करना चाहते हैं हिंदी में कर सकते हैं। यानी कि इंग्लिश अब केवल एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। आप अपनी मातृभाषा में किसी भी भाषा के अंदर जो है 5वीं तक की शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। मैकाले पद्धति का अंत हो गया है। दूसरी बात, 6ठी क्लास से ही आपको वोकेशनल शिक्षा दी जाएगी, यानी कि रोजगार आधारित शिक्षा दी जाएगी। 6ठी क्लास से ही बच्चों को कोडिंग वगैरह, कंप्यूटर जो है कोडिंग लैंग्वेज वगैरह सिखाई जाएंगी। और साथ में मैं आपको बताऊं, इसकी इंटर्नशिप भी होगी, यानी कि आप किसी जो है संस्था के अंदर जाकर, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में जाकर बच्चा वहां पर इंटर्नशिप भी कर सकता है। अपना जो उसने सीखा है वहाँ पर जाकर उसकी ग्राउंड के ऊपर भी उस चीज़ को अप्लाई कर सकता है, वहाँ पर जाकर सीधी ट्रेनिंग वगैरह ले सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा है, जिसके अंदर जो है सरकार ने एक तरीके से इस चीज़ को बढ़ावा दिया है कि केवल लोग गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर, सरकार के ऊपर ही जॉब के लिए निर्भर ना रहें, अपने अंदर ऐसी स्किल डेवलप करें जिससे उनको रोजगार मिल पाए। मैंने जैसा पहले बताया आप लोगों को, यहाँ पर +1 +2 के अंदर जो स्ट्रीम सिस्टम है उसको समाप्त कर दिया गया है। साथ में 9वीं से 12वीं तक की जो एजुकेशन होगी उसमें सेमेस्टर सिस्टम होगा। प्रत्येक 6 महीने के अंदर बच्चे के एग्जाम करवाए जाएंगे। सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा 9वीं से 12वीं तक। इसके अलावा जो बोर्ड के जो एग्जाम हैं उनको आसान बनाया जाएगा और बच्चे को ज्ञान आधारित शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाला जाएगा, जिससे बच्चा जो एक्स्ट्रा कोचिंग या ट्यूशन वगैरह लेता है उसका बर्डन भी उसके ऊपर समाप्त हो जाएगा। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बिंदु भी यहाँ पर आया है, रिपोर्ट कार्ड। जैसे आप लोग स्कूल में जाते थे, आपको एग्जाम के बाद रिपोर्ट कार्ड मिलता था, रिपोर्ट कार्ड अब भी मिलेगा, लेकिन इस रिपोर्ट कार्ड में भी थोड़े से परिवर्तन किए गए हैं। जो रिपोर्ट कार्ड मिलेगा उसके अंदर केवल अब टीचर का असेसमेंट नहीं रहेगा, टीचर तो अपना असेसमेंट देगा, इसके अलावा बच्चा अपनी सेल्फ असेसमेंट भी उसके अंदर कर पाएगा। दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसके अंदर बिंदु आया है कि इसमें उसके सहपाठी का भी असेसमेंट होगा, यानी कि आपका जो मित्र है क्लास के अंदर, सहपाठी है, क्लासमेट है, वो भी उसके अंदर असेसमेंट डालेगा। साथ में केवल एजुकेशन के असेसमेंट की यहाँ पर बात नहीं कही गई, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज़ की भी रिपोर्ट कार्ड के अंदर बात होगी कि बच्चा स्पोर्ट्स के अंदर कैसा है, पेंटिंग के अंदर कैसा है, वो फिजिकल जो है वर्कआउट के अंदर कैसा है, यानी कि एक्स्ट्रा मनोरंजक गतिविधियों के अंदर कैसा है, रचनात्मक गतिविधियों में कैसा है, यानी कि एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज़ की भी अब रिपोर्ट कार्ड के अंदर बात होगी। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा जो नियंत्रक संस्था की हम बात करें, रेगुलेटिंग बॉडी की बात करें, अब केवल एक ही रेगुलेटिंग बॉडी रहेगी इसके अंदर, वो बनाई जाएगी। अभी जैसे हमारे एजुकेशन में भी 2-3 रेगुलेटिंग बॉडी है, जैसे यूजीसी है, AICTE है, इनको हटाकर केवल एक ही एजुकेशन की रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी। जैसे बैंकों के ऊपर केवल RBI एक ही रेगुलेटरी बॉडी है, ऐसे पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी अब एक ही रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी, अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी इसके अंदर नहीं होंगी। एक और बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग बिंदु है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें इस बार एक
एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसकी भी बात की गई है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक बैंक खाते की भांति है, जैसे आपके बैंक खाते में आपके पैसे वगैरह होते हैं, इसी प्रकार से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अंदर आपका पूरा एजुकेशनल स्कोर होगा। आपने अभी तक कौन कौन सी एजुकेशन हासिल की है, उनके कितने अंक हैं, ये सारा आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में होगा। जैसे आपने 10+2 की, उसके बाद मैंने आपको बताया आपने 1 साल का डिप्लोमा किया, सर्टिफिकेट किया या कोई डिग्री की, वो सारा जो है आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अंदर होगा और उसके अपने कुछ मार्क्स होंगे। और जब आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए जाएंगे तो आप अपने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के माध्यम से वहां पर वरीयता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल रिसर्च एजेंसी की भी बात की है। और जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं, यानी कि देश से बाहर के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो भी आएंगे, अब हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। और मैंने बताया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट या नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की भी यहाँ पर बात की गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के अंदर रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए। बाहर से संस्थाएं आएंगी तो भी नवाचार बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान के अंदर आएगी, नई नई शिक्षा से आपको परिचित करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार स्कूल कॉलेजों के द्वारा फीस लेने पर जो मनमाना व्यवहार किया जाता था उसके ऊपर भी रोक लगाने के लिए स्टैंडर्ड बनाएगी, मानक बनाएगी। तो ये सारे मोटे मोटे परिवर्तन किए गए हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार। अभी केवल इसका एक मोटा मोटा ड्राफ्ट हमारे सामने आया है। इन चीज़ों को आगे सरकार के द्वारा और अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे जैसे ये बिल संसद के अंदर जाएगा, वहाँ पर बहस वगैरह होगी, तो इसके अंदर और बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु जुड़ेंगे। और जैसे ही इसके बारे में कोई भी फर्दर नई चीज़ आती है तो मैं ज़रूर आपको इसके बारे में बताऊंगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी प्रकार के नए नए एजुकेशनल वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।